1 minute. Students, this is your textbook. This is your textbook. चलो start करते हैं. Very important. मैं चाहता हूँ आधा घंटा, 30 minutes, 35 minutes. Students, let's start. Let's begin economics. This is the second lecture of economics. Yesterday, I have explained you the syllabus of economics. 12th standard, 12th commerce standard. 12th commerce syllabus of economics. Yesterday I have given you short introduction of each and every topic. तो मैं कल जो yesterday whatever I had explained you उसको 2 मिनट short में बोलता हूँ and then we will start with today's lecture. आज के लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम जा रहे हैं, लेकिन पहले जो कल जो बताया था उसको 2 मिनट में बता देता हूँ. स्टूडेंट्स, from where I have started, economics is a science. मैंने कल क्या बताया था? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस. साइंस किसी भी सब्जेक्ट को साइंस कब बोलते हैं? किसी भी सब्जेक्ट को साइंस का है, ये साइंस सब्जेक्ट है कब बोलते हैं? व्हेन इट हैज अ सेट ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज. जब उस सब्जेक्ट पे बहुत डिफाइन किया हुआ नॉलेज अगर जमा होता है तो उसको बोलते हैं साइंस. ठीक है, तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस. इकोनॉमिक्स साइंस तो कौन सा साइंस है? नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस, सोशल साइंस. इट इज अ सोशल साइंस. व्हाई इट इज कॉल्ड एज सोशल साइंस? बिकॉज इट डील्स विद सोसाइटी. इट स्टडीज द सोशल बिहेवियर. लोगों का बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, लोगों के प्रॉब्लम को समझा जाता है और लोगों के प्रॉब्लम्स पे सॉल्यूशन लाया जाता है. लेकिन लोगों का कौन सा बिहेवियर? सोसाइटी का विच बिहेवियर वी स्टडी इन इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट विच स्टडीज अ सोशल बिहेवियर. अगर मैं ऐसा बोलूं तो वन वर्ड इज मिसिंग, उसमें एक वर्ड मैंने मिस किया. अब मैं पूरा बोलता हूं. इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट विच स्टडीज इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ सोसाइटी. ठीक है, तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लोगों का इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी करता है. क्लियर? इकोनॉमिक बिहेवियर मतलब पैसों से रिलेटेड. व्हाट इज इकोनॉमिक में बताया था कल, और एक डेफिनेशन बताया था कि आवर वांट्स आर अनलिमिटेड. हाउ ह्यूमन बिहेव्स, हाउ सोसाइटी बिहेव्स to meet its unlimited want with scarce resources. जो जरिया है, जो मीन्स है, बहुत कम होता है, स्कैर्स होता है. कैसे वो उसका इस्तेमाल करता है अपने अनलिमिटेड जरूरतों को क्या करने के लिए? पूरा करने के लिए. ये उसको एनालिसिस किया जाता है. अब सोसाइटी बिहेव कैसे करती है मतलब क्या? वो एक इंडिविजुअल हो सकता है, एक इंसान हो सकता है, एक हाउस होल्ड हो सकता है, घर हो सकता है, एक स्टेट, सिटी, कंट्री हो सकती है, वर्ल्ड हो सकता है. क्लियर हो गया? एक फर्म हो सकती है या एक इंडस्ट्री हो सकती है. ठीक है, सोसाइटी का मतलब वो सब होता है. तो इकोनॉमिक्स में उनकी स्टडी की जाती है. बात क्लियर, समझ में आ गया? अच्छा, सिर्फ स्टडी करने का मतलब ये नहीं होता है. तो इकोनॉमिक्स हैज अ नॉलेज, इट हैज अ सेट ऑफ नॉलेज which try to understand, with the help of which we try to understand these things and also find the solution. सोल्यूशन भी हम निकालते हैं थ्रू इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट. तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट समझने का मतलब इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट समझना पड़ेगा. तो 12th में हम हर चैप्टर, यस्टरडे वी हैव डिस्कस कि कौन कौन से कंसेप्ट हम ड्यूरिंग द ईयर डिस्कस करने वाले. कल मैंने पूरा सिलेबस समझाया था, तो आपने कौन कौन से इकोनॉमिक कंसेप्ट सुने? माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई, यूटिलिटी, पब्लिक फाइनेंस. क्लियर हो गया आपको? तो फॉरेन ट्रेड, ये सब चैप्टर्स आपके 12th में है. अब इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है तो उसकी स्टडी के 2 तरीके हैं. 2 मेथड्स. अभी कैपिटल भी तो देखा ना आपने, अकाउंट्स में यू हैव सीन, जैसे पार्टनर्स कैपिटल 2 तरह से होता है, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. उसी तरह से इकोनॉमिक स्टडी भी, एनालिसिस भी 2 तरीके से होती है. इकोनॉमिक्स की एनालिसिस भी 2 तरह की होती है. माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस करोगे या मैक्रो करोगे. तो ये चैप्टर जो है ये आपको सिखा रहा है, जो अवेलेबल 2 है, माइक्रो एनालिसिस एंड मैक्रो एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक्स 2 तरीके से एनालिसिस किया जाता है. नाउ वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट चैप्टर. अब ये पहला पेज कंप्लीट करते हैं. मैं हर दिन कुछ ना कुछ पार्ट समझाऊंगा आपको, उसमें आपको बताऊंगा उसमें कौन सा पार्ट आपको आपके रजिस्टर में लिखना है. तो लेट मी एक्सप्लेन दिस फर्स्ट and I will tell you at the end of the lecture what you have to write in your economics register at the end of the lecture. अभी देखो, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स. हम ये क्या है समझ रहे हैं. ठीक है, ये आपको इतना तो बोल दिया मैंने कि देयर आर 2 वे ऑफ एनालाइजिंग द इकोनॉमिक्स. तो एक माइक्रो तरीका है स्टडी करने का और एक मैक्रो. अब उसको पूरा डिटेल में ये चैप्टर में हम कवर करते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत कुछ मैं बताऊंगा. सिर्फ इकोनॉमिक्स का
आपको जो टेक्स्ट लिखा हो वो नहीं बताऊंगा जो टेक्स्ट बुक में, अदर देन दैट, क्योंकि वो बहुत कुछ वर्ड यूज करते हैं और उसका भी नॉलेज होना जरूरी है हमें। तो आई विल ट्राई टू कवर दोस थिंग्स आल्सो व्हिच इज नॉट रिटन इन द बुक इन डिटेल, दे ओनली यूज वन वर्ड, बट उसके बैकग्राउंड में बहुत कुछ होता है, वो भी बताने की कोशिश करूंगा। इकोनॉमिक्स फेवरेट सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स आपका भी फेवरेट होना चाहिए। ओके, लेट्स सी, let's recall, you have already studied in class 11 the meaning definition of economics given by different economists, और लास्ट ईयर आपने 11 में देखा था, प्रीवियस ईयर, इकोनॉमिक्स क्या है, और बहुत लोगों के आपने डेफिनेशन भी पहले ही चैप्टर में रीड किए थे। आई होप यू स्टिल रिमेंबर दोस्त। फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स कौन है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स कौन है, नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स में कौन कौन आते हैं, ये पहले ही चैप्टर में आपने उन सबको उनके डेफिनेशन, हाउ दे हैव डिफाइंड द इकोनॉमिक्स, वी हैव सीन इन द फर्स्ट चैप्टर in previous year, that is in 11th commerce. Okay, तो वो तो वो बता रहे, let's recall, वो हो गया, ठीक है। तो मैंने एडम स्मिथ, फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स, क्लियर हो गया आपको, अल्फ्रेड मार्शल, ये सब हमने लास्ट ईयर रीड किया था। अगर आप चार्ट देखोगे तो देखो पूरे इंडस्ट्री बता रहे हैं, क्लियर हो गया आपको, ठीक। इंट्रोडक्शन, अब आते हैं इंट्रोडक्शन। मेरा टारगेट है कि ये पेज कंप्लीट करो आज, देखते हैं कितना टाइम मिलता है, लेकिन डिटेल में करना है, हर चीज डिटेल में समझना है, और जो लेक्चर हुआ है वो आपको पहुंचना चाहिए। यू शुड बी एबल टू आंसर एट द एंड ऑफ द लेक्चर। ओके, ठीक है। इंट्रोडक्शन, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर द टू मेन ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स, जो आजकल जो इकोनॉमिक्स है, आजकल मतलब फिर भी नियरली 50-60 ईयर्स, 70 ईयर्स, या कह सकते हैं 100 ईयर्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स का मतलब होता है। तो लास्ट 100 ईयर्स में उसको मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो उसमें दो इकोनॉमिक्स को दो तरीके से किया जाता है, स्टडी किया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स करके या माइक्रो इकोनॉमिक्स एक अलग सब्जेक्ट होता है, उसमें चीजें अलग होते हैं, उसके कंसेप्ट्स अलग होते हैं, और मैक्रो के भी कंसेप्ट्स अंदर अलग होते हैं। ओके, टू कवर द सब्जेक्ट। तो दो ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक्स में, आजकल मॉडर्न इकोनॉमिक्स में दो ब्रांचेस है, माइक्रो एंड मैक्रो। द टर्म माइक्रो, जहां तक सवाल है, MICRO, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप मतलब बहुत बारीकी से देखा जाता है, बहुत छोटे छोटे चीजें देखे जाते हैं। माइक्रो, द टर्म माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। अब देखो, हर बहुत कुछ बताने लायक है, आप सिर्फ लेने की कैपेसिटी बढ़ाओ, यू इंक्रीज योर कैपेसिटी टू लिसन एंड टू ग्रैब। क्लियर हो गया आपको? ग्रीक वर्ड की बात आप कई बार सुने, ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड आपने कई बार सुनाई है, क्योंकि इंग्लिश ये जो है ये पहले इस्तेमाल नहीं की जाती थी। देखा गया तो 500 ईयर्स या 1000 ईयर्स पहले इंग्लिश इस्तेमाल नहीं होते थे, ग्रीक लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे यूरोप में खासकर। क्लियर हो गया? अपने यहाँ जैसे संस्कृत या कुछ और हो गए तो वहां जो होता है ग्रीक होता था, इंग्लिश बाद में आई, इंग्लिश लैंग्वेज पहले नहीं थी, क्लियर, बाद में इंग्लिश लैंग्वेज बनी। तो पुराने जमाने में तो ग्रीक वर्ड ही था, ग्रीक लैंग्वेज था, तो उस लैंग्वेज में एक वर्ड था माइक्रो, वो माइक्रो MIKROS, ये वर्ड था माइक्रोस। उससे इंग्लिश में जब हुआ, जब इंग्लिश लैंग्वेज बनी तो माइक्रोस का क्या इंग्लिश लैंग्वेज बना, माइक्रो, विच मीन्स, जिसका मतलब क्या था, स्मॉल और मिलियंथ पार्ट। मिलियन पार्ट मतलब 1 मिलियन में सब में छोटा पार्ट, मिलियन में छोटा सा हिस्सा। तो माइक्रो मतलब बारीक थी, स्मॉल, वेरी स्मॉल। क्लियर? द टर्म माइक्रो इज डिराइव फ्रॉम द, जहां तक मैक्रो का सवाल है, ये वर्ड कहां से आ गया, वो भी मैक्रो, KROS, वो भी ग्रीक वर्ड, वहां से इंग्लिश वर्ड कौन सा बना, MACRO, विच मीन्स लार्ज। तो माइक्रो का मतलब था स्मॉल और मैक्रो का मतलब था लार्ज। तो ये दो तरीके से इकोनॉमिक्स की स्टडी होती है, स्मॉल तरीके से छोटे छोटे चीजों को गौर किया जाता है, और मैक्रो मतलब एग्रीगेट किया जाता है, एक साथ देखा जाता है। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, अगर मैं एक किसी स्टील कंपनी की स्टडी कर रहा हूं, एक किसी स्टील कंपनी की फाइनेंशियल स्टडी कर रहा हूं, उनकी इकोनॉमी, उनके स्टेट ऑफ रनिंग की, उनका ऑपरेशन का एनालिसिस कर रहा हूं, हाउ दे आर वर्किंग, हाउ दे आर फंक्शनिंग। तो अगर किसी एक कंपनी की अगर मैं बात कर रहा हूं, सोच रहा हूं, एनालिसिस कर रहा हूं, इकोनॉमिक एनालिसिस कर रहा हूं, दैट मींस क्या कर रहा हूं मैं, माइक्रो, MICRO, उसकी स्टडी कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं सारे इंडिया में स्टील कंपनी को मिला के सोच के स्टडी कर रहा हूं कि इंडिया में स्टील इंडस्ट्री का क्या पोजीशन है, तो मैक्रो कर रहा हूं। ये सिंपल एग्जांपल, समझ में आ गया? गुड। अच्छा, दिस टर्म्स वर कॉइन्ड, देखो ये जो टर्म है ना, माइक्रो, मैक्रो, ये पहला कॉइन, देखो कितना अच्छा उन्होंने, हाउ दे नाइसली हैव पुट दिस। कॉइन का मतलब सामने लाना, उछालना। क्लियर हो गया?
Who has coined this word? पहली बार लोगों के सामने किसने उछाला ये वर्ड? Coined the word. तो ये था the these terms were coined by Norwegian. Norwegian. Actually, R is silent. R is silent. तो इसको प्रोनाउंसिएशन क्या है? नॉर्वेजियन. नॉर्वेजियन का मतलब नॉर्वे से, नॉर्वे के लोग, जो नॉर्वे कंट्री है ना, स्वीडन के बाजू में ऊपर, यूके के ऊपर, यूरोप में. तो नॉर्वे को आर साइलेंट है. नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट. तो नॉर्वे के एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था रैगनर फ्रिश ऑफ ओस्लो यूनिवर्सिटी. देखो ओस्लो यूनिवर्सिटी एक थी 1933 में. तो 1933 में वहां के एक इकोनॉमिक्स थे जिनका था, नॉर्वे के थे, लेकिन वो नॉर्वे से कंट्री, तो लेकिन आर नहीं बोलते यहाँ. नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट जिनका नाम था रैगनर. इनका नाम याद रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि इन्होंने जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स में जो दो तरह की स्टडी है, माइक्रो और मैक्रो, इन्होंने ही कॉइन किया था. इन्होंने ही पहली बार लोगों को बताया था. तो वी हैव टू रिमेंबर दिस पर्सन. क्लियर हो गया? तो नॉर्वेजियन. ओके, समवन इज वेटिंग. समवन इज वेटिंग इन द वेटिंग रूम. ठीक है. तो नॉर्वेजियन, नॉर्वे के इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था रैगनर. रिमेंबर दिस नेम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनके वजह से माइक्रो मैक्रो पढ़ रहे हैं हम लोग. MIC एंड MAC. ओके, ठीक है. रैगनर फ्रिश ऑफ ओस्लो यूनिवर्सिटी 1933 इन्होंने कॉइन किया था. मेन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? दो है. एक दिस इज द पर्सन रैगनर. क्लियर? माइक्रो इकोनॉमिस्ट एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो ये दो branches of economics. This is the two way we study the economics. This is the two way of analyzing, studying the economics. और ये उन्होंने coin किया था. Do you know? अब इनके बारे में थोड़ा देख लेते. अब he is such an important person in economics. ठीक है, तो इनके बारे में जानना जरूरी है. रैगनर एंटन किटिल फ्रिश. इनका बर्थ 1895 में हुआ था. डेथ इनकी 1973 में हुई थी. और नॉर्वेजियन इकोनॉमिक ट्रिशियन मतलब क्या है? अब इकोनॉमिक समझे. अभी इकोनॉमिक ट्रिशियन मतलब क्या है? मैट्रिक्स मतलब इन्होंने क्या किए? इकोनॉमिक्स को, ये पहले इंसान थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स के स्टडी को स्टैटिस्टिकली प्रेजेंट किया, न्यूमरिक डेटा के तौर पे प्रेजेंट किया. तो उन्होंने फिगर्स में लेके आए, उन्होंने कैलकुलेशन लेके आए इसमें. नहीं तो इकोनॉमिक्स थ्योरी था पहले से, लेकिन इसको उन्होंने, ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने न्यूमरिकली, स्टैटिस्टिकली डेटा पे इकोनॉमिक्स को समझाया. क्लियर? तो इसलिए उनको कहते हैं इकोनॉमेट्रिशियन एंड इकोनॉमिस्ट. और इकोनॉमिक्स भी थे. वाज अ जॉइंट विनर. ये अकेले विनर नहीं थे, इनके साथ और एक विनर थे, जैन टिम्बरगन, ऑफ द फर्स्ट नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स. तो इंटरेस्टिंग बात क्या है? ये जो मिस्टर रैगनर है, रैगनर सर, क्लियर, ये जो है, ये इन्होंने ही कॉइन किया था माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट. और ये पहले विनर है जॉइन, मतलब और एक थे उनके साथ. दे आर द फर्स्ट पीपल हु वन नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स. ठीक है? इन द ईयर कब? 1969. ये सब जरूरी है हमें, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. He was a pioneer. Pioneer किसको बोलते हैं? जिन्होंने स्टार्ट किया, जिन्होंने शुरुआत की. He was a pioneer of econometrics. मतलब समझा रहे? The application of mathematical models and statistical technique to economic data and theories. जो इकोनॉमिक के थ्योरी थे, जो इकोनॉमिक का डेटा था, उसको न्यूमरिक फॉर्म में प्रेजेंटेशन, स्टैटिस्टिक फॉर्म में, मैथमेटिकल मॉडल में उन्होंने पेश किया, प्रेजेंटेड. ही वाज द पायनियर. पहले इन्होंने ही शुरुआत की थी न्यूमरिक तरीके से, स्टैटिस्टिक तरीके से इकोनॉमिक डेटा को, थ्योरीज को समझाने के लिए. क्लियर हो गया आपको स्टूडेंट्स? ओके, तो यहां तक आपको लिखना है. मैं अभी कंटिन्यू करूंगा, लेकिन यहां तक आपका राइटिंग पार्ट है. आज का लेक्चर आपको यहां तक लिखना है, वॉट एवर फ्रॉम फर्स्ट. कहां से? आपके इकोनॉमिक रजिस्टर में यहां से स्टार्ट करोगे. फर्स्ट चैप्टर, राइट द नेम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, और बस यहां तक पहले पेज में इतना ही लिखना है. जितना मैं बता रहा हूं उतना ही आपका एग्जाम का मटेरियल रहेगा, उसी में से क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे. बाकी चीजें नहीं लिखना, लेकिन वी विल एक्सप्लेन, वी विल डिस्कस. चलो आगे डिस्कस करते हैं. तो यहाँ तक खत्म हो गया. यू नो व्हाट इज द होमवर्क फॉर इकोनॉमिक्स, व्हाट यू हैव टू राइट इन द इकोनॉमिक रजिस्टर. यहाँ तक फर्स्ट पेज में इतना ही लिखना है. आगे, ही कॉइन्ड मेनी इकोनॉमिक्स टर्म्स. अब जैसे उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉइन किया था, मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉइन किया था. कॉइन करना मतलब उछालना, सामने लाना, लोगों के दुनिया के सामने लाए उन्होंने. क्लियर? तो ही उसके अलावा और भी टर्म्स उन्होंने लेके आए थे. ही कॉइन्ड मेनी इकोनॉमिक टर्म्स इन एन आर्टिकल ऑफ बिजनेस साइकिल. उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, बिजनेस साइकिल. और बिजनेस साइकिल मतलब ट्रेड साइकिल, इन्फ्लेशन, रिसेशन. बिजनेस अलग अलग दौर से गुजरता है,
दुनिया में बिजनेस अलग अलग दौर से गुजरता है, उसको बोलते हैं बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल। तो फ्रिश वाज, देखो, likely the first person to have referred to the study of individual firm and producer। तो ये पहले इंसान थे जिन्होंने इस स्टडी को सामने लाया कि अगर हम एक इंडिविजुअल फर्म, एक बिजनेस की स्टडी करते हो या एक प्रोड्यूसर की स्टडी, प्रोड्यूसर मींस वन हु इज प्रोड्यूसिंग, वन हु इज मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स, तो अगर एक फर्म या एक प्रोड्यूसर की स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। मोर एवर ही रेफर टू द स्टडी ऑफ, और जब एग्रीगेट, अब जब हम टोटल करके स्टडी करते हैं, टोटल चाहे प्रोड्यूसर की हो, टोटल चाहे फर्म्स की हो, एग्रीगेट जब करके हम स्टडी करते हैं इकोनॉमी को, तो उसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। दैट्स ऑल, ये उनके बारे में था। आई होप आपको यहां तक समझा, लेकिन लेक्चर खत्म नहीं हुआ, अभी हमको और एक पार्ट कंप्लीट करना है जिसमें बहुत सारे नॉलेज हमें लेना है। तो अभी तक हमको क्या समझा, इकोनॉमिक्स स्टडी दो तरह से होती है, मॉडर्न इकोनॉमिक स्टडी दो तरीके से होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये ग्रीक वर्ड से आया है वर्ड। who was the person who first coined these terms, clear, वो नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट थे, क्लियर। उनका नाम क्या हमने डिस्कस किया स्टूडेंट, द नेम ऑफ दैट पर्सन रैगनर एंटन किटिल फ्रिश। तो इन्होंने ये कॉइन किया था, ठीक है, एंड ही वाज द जॉइंट विनर ऑफ द फर्स्ट इकोनॉमिक नोबेल प्राइज इन द ईयर 1969। ठीक है, यहाँ तक चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे का डिस्कस करते हैं। यू शुड नो, हमें जानना जरूरी है, ऐसा बता रहे हैं। यू शुड नो, दैट मींस वी शुड नो हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। थोड़ा रिव्यू करते हैं, व्यू करना, रिव्यू करना मतलब और एक बार देखते हैं कि हिस्ट्री में क्या हुआ था इसके रिलेटेड। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड रिव्यू करते हैं, हिस्ट्री में क्या हुआ था, इसमें जब ये वर्ड आया तो उससे रिलेटेड कुछ जानकारी क्या क्या थी हिस्ट्री में। लेट्स रिव्यू दैट। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस वाज डेवलप्ड फर्स्ट, ये पहले आया था। इट इज द ट्रेडिशनल अप्रोच, ये पुराना तरीका है स्टडी करने का इकोनॉमिक्स, मतलब इंडिविजुअल लेके अलग अलग करके। origin of this approach can be traced back to, इसकी शुरुआत हम देख सकते हैं कहां से हुई थी, ये बहुत पहले से हुई थी। क्लासिकल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के फादर कौन, किसको कहा जाता है, एडम स्मिथ। तो उनके जमाने से माइक्रो ही करते थे, लेकिन वर्ड कॉइन नहीं किए थे, मतलब किसी ने उसको वर्ड नहीं दिया था, लेकिन स्टडी करने का तरीका वैसे ही था। वो इंडिविजुअल लोगों को स्टडी करते थे, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, मतलब स्टडी का तरीका वो था, लेकिन किसी ने उसको नाम नहीं दिया था। क्लियर हो गया आपको? वो नाम तो नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट ने दिया, ठीक है, लेकिन नाम किसने नहीं दिया था, लेकिन स्टडी वही करते थे। वो जो करते थे स्टडी, वो माइक्रो के तरीके से ही करते थे। एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जेल मिल्स, ये जो क्लासिकल पुराने जमाने के इकोनॉमिक्स है, उनका कंसेप्ट, उनका अप्रोच माइक्रो ही था, लेकिन नाम नहीं दिए थे। ओके, इट वाज पॉपुलराइज्ड बाय, लेकिन उसको पॉपुलराइज किसने किया बाद में, उस तरीके को, बाय नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक्स प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये तो आपने नाम सुना है, लास्ट ईयर 11 में हमने देखा था। इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन 1890, ठीक है, 1890 में उन्होंने बुक लिखा था। तो माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट को उन्होंने बहुत डिटेल में या पॉपुलर किया था, लेकिन स्टिल नाम नहीं दिया था। तरीका वो था, लेकिन सिर्फ नाम एक आ गया लेबल बाद में कि माइक्रो कहते हैं इसको, ठीक है। लेकिन वो तरीका जो था उन्होंने ऑलरेडी अल्फ्रेड मार्शल ने पॉपुलर किया था, ठीक है। अदर इकोनॉमिक्स लाइक प्रोफेसर पिक्यो, जे.आर. हिक्स, प्रोफेसर सैमुएल्सन, मिसेस जॉन रॉबिन्सन एक्सेट्रा हैव आल्सो कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बाद में ये बहुत सारे और प्रोफेसर ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में अपने अपने न्यू थ्योरीज लाए, और इस सब्जेक्ट को, इस टाइप की स्टडी को उन्होंने, इस वे ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स को, माइक्रो इकोनॉमिक्स को उन्होंने और पॉपुलर किया, एंड दे हैव कंट्रीब्यूटेड इन दिस। ये हो गया, हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में रीड किया। अब थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं, ध्यान से सुनना, अभी बहुत कुछ बाकी है आज के लेक्चर में। हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब जरा माइक्रो इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री देखते हैं, कब आया, किसने पॉपुलर किया। माइक्रो इकोनॉमिक्स डिड एग्जिस्ट इन द पास्ट बिफोर द इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये तो बोल रहे माइक्रो इकोनॉमिक्स के पहले भी क्या था, माइक्रो था, लेकिन नाम किसने नहीं दिया था। ये करते थे, सोचते थे, स्टडी करते थे, उस तरीके से ही स्टडी करते थे, लेकिन किसी ने उनको क्लासिफाई नहीं किया था, एक नाम के अंदर नहीं लिया था। ओके, तो 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी फॉलोअर्स ऑफ मर्केंटिलिस्ट मतलब जो मर्चेंट्स थे, ठीक है, ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट्स एडवोकेटेड पॉलिसीज टू द गवर्नमेंट व्हिच वर बेस्ड ऑन, उन्होंने कुछ पॉलिसीज गवर्नमेंट को बताए, वो मैक्रो की तरह ही था। वो जो उन्होंने पॉलिसीज गवर्नमेंट को सजेस्ट किया, ठीक है, वो मैक्रो की तरह ही था, ठीक, लेकिन नाम मैक्रो नहीं था। लेकिन बहुत पहले की बात है, इवन माइक्रो के पहले मैक्रो एग्जिस्टेंस में था।
In the 18th century, Socrates, French thinker, फिजियोक्रेट्स किसको बोलते हैं मैं बताता हूँ. फ्रेंच थिंकर 18th सेंचुरी में फिजियोक्रेट्स थे कुछ लोग. फिजियोक्रेट्स किसको बोलते हैं मालूम है क्या? 18th सेंचुरी में फ्रेंच के इकोनॉमिक्स कुछ लोग थे. फिजियोक्रेट मैं समझा रहा हूँ, ये वर्ड समझा रहा हूँ, फिजियोक्रेट, ये सब चीजें समझना जरूरी है. तो फिजियोक्रेट्स किसको कहते हैं? ये कुछ लोगों को कहते हैं जो 18th सेंचुरी में फ्रेंच में थे. वहां के थिंकर कहो या वहां के इकोनॉमिक्स कहो, लेकिन फिजियोक्रेट्स किसको बोलते हैं? फिजियोक्रेट वो लोग थे 18th सेंचुरी में फ्रेंच में, जो लोग कहते थे, उनका मानना था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की प्राइस सब में ज्यादा होना चाहिए. एग्रीकल्चर ही मेन सोर्स है. दुनिया में जितना भी वेल्थ बना हुआ है ना, वो एग्रीकल्चर से बनता है. तो एग्रीकल्चर से शुरू होता है, इसलिए सब में कीमत मार्केट में ज्यादा जिसकी होनी चाहिए वो एग्रीकल्चर की होनी चाहिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की होनी चाहिए. ये इस बात को प्रमोट करते थे, उसको कहते हैं, समझ में आ गया इस पर, फिजियोक्रेट्स. तो फिजियोक्रेट पता चल गया आपको ये वर्ड. फिजियोक्रेट किसको कहते हैं? ये उस जमाने में 18th सेंचुरी में कुछ ऐसे लोगों का मानना था, फ्रेंच इकोनॉमिक्स कुछ लोग थे जिनका उस समय ये मानना था कि दुनिया भर की जो वेल्थ है उसका सोर्स जो है, शुरुआत कहां से होती है, मेन किसके वजह से होता है? एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट की वजह से सब लोग कमाते हैं, सब लोग वेल्थ बनाते हैं. इसीलिए दुनिया में मार्केट में एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट की प्राइस सब में ज्यादा रखो. अब जैसे आप वेजिटेबल लेते हो, जैसे आप राइस, ये सब फूड ग्रेन वो लेते हो, तो इसकी कीमत सब में ज्यादा होना चाहिए, ये इन लोगों का मानना था. समझे? इसलिए इनको क्या करते हैं? फिजियोक्रेट्स. आई होप आपको फिजियोक्रेट समझ में आ गया. ठीक है. ट्राई टू एनालाइज द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड वेल्थ. इवन द क्लासिकल इकोनॉमिक्स थ्योरी, क्लासिकल जो इकोनॉमिक्स थ्योरी थी, एडम स्मिथ की, रिकार्डो की, जे.एस. मिल्स की, डिस्कस द डिटर्मिनेशन ऑफ, उन्होंने भी नेशनल इनकम की बात किए थे, उन्होंने भी वेल्थ की बात की है. अब नेशनल इनकम की बात करें मतलब किसी एक की इनकम की बात नहीं कर रहे, पूरे कंट्री की इनकम की बात करें, और पूरे कंट्री की इनकम की बात कर रहे, नेशनल इनकम की बात कर रहे. इसका मतलब ये कंसेप्ट कौन सा हो गया? मैक्रो का हो गया. तो मतलब क्या है, हर इकोनॉमिक्स ने माइक्रो भी स्टडी किया था, वो अपनी थ्योरीज माइक्रो में भी बोलते थे, मैक्रो में बोलते थे. लेकिन ये जो नॉर्वेजियन जो इकोनॉमिस्ट है रैगनर ने, इन्होंने क्या कर दिया, उसको बोला नहीं ऐसा मिक्स मत करो, अलग अलग करते, अलग अलग अच्छी तरह से स्टडी करते, माइक्रो एंड मैक्रो. लेकिन बाकी देखा गया तो एडम स्मिथ भी माइक्रो पे भी किए, माइक्रो पे, MIC पे, MAC, ये दोनों तरह के कंसेप्ट उन्होंने भी डिस्कस अपने इकोनॉमिक्स के थ्योरीज में किया. ओके, बट their macro analysis back was combined with वही मैक्रो नहीं था उनका, उसमें माइक्रो कंसेप्ट भी मिक्स किए थे. और रैगनर ने क्या किया, नहीं अच्छी तरह से स्टडी करने के लिए इसके दो पीसेस करते, माइक्रो एनालिसिस एंड मैक्रो एनालिसिस. ऐसा रैगनर ने इसको बहुत पॉपुलराइज कर दिया. Thus, मैक्रो एनालिसिस रूल्ड द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स टिल द ग्रेट डिप्रेशन. ओके, अब ये बात कुछ बड़ी बात आ रही है. दस माइक्रो एनालिसिस स्टडी बहुत ज्यादा पॉपुलर था क्योंकि माइक्रो हर एक में था, हर कोई माइक्रो की बात करता था, उसी तरह से स्टडी, उसी तरह के कंसेप्ट, उसी तरह की थ्योरी सामने लाता था इकोनॉमिक्स में वो समझाने के लिए. तो ग्रेट डिप्रेशन तक वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स में कौन रूल कर रहा था? माइक्रो एनालिसिस जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर था पहले, टिल व्हेन ग्रेट डिप्रेशन. अब ये आपको इकोनॉमिक स्टूडेंट है तो आपको ये मालूम होना चाहिए. अब ग्रेट डिप्रेशन कब आया था? एक्चुअली 1929 को आया था, ये बता रहे 1930. और अच्छा, तो दुनिया में जैसे देखो ना अभी कोविड-19, अब ये जो कोविड-19 की वजह से भी डिप्रेशन आने के चांसेस है. डिप्रेशन मतलब हमारी डिप्रेशन की बात नहीं चल रही कि इंसान को डिप्रेशन आ गया, ये इकोनॉमिक डिप्रेशन की बात चल रही. इकोनॉमिक डिप्रेशन का मतलब मंदी, क्लियर हो गया आपको? तो ये ग्रेट डिप्रेशन पहले भी आया था, दुनिया भर में इसका असर हुआ था. कब हुआ था? 1930s बोल रहे, 30, 31, एक्चुअली 39 तक था. इट लास्टेड फॉर 10 years, ये 10 साल तक था. क्लियर? 1929 में अभी देखो वापस आ रहा है डिप्रेशन. आई होप ना आए, लेकिन सच को हम नजरअंदाज भी नहीं कर सकते. वी कैन नॉट रन फ्रॉम द ट्रुथ इवन दो इट इज बिटर. बिटर ट्रुथ है कि डिप्रेशन आने के चांसेस है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी सब बंद पड़ी है कोविड-19 की वजह से दुनिया में, तो डिप्रेशन आने के चांसेस है. ऐसा डिप्रेशन पहले कब आया था? 1929 में आया था, लेकिन यहाँ लिखा 1930. And it lasted for full decade. Decade का मतलब पूरे 10 साल तक मंदी छाई हुई थी दुनिया भर में, इकोनॉमिक मंदी थी, इकोनॉमिक डिप्रेशन था. क्लियर हो गया आपको? There is two word,
डिप्रेशन एंड रिसेशन। अब मैं समझाऊंगा डिप्रेशन मतलब क्या, रिसेशन मतलब क्या। देखो स्टूडेंट, कोविड-19 अभी चल रहा है, कोविड-19 अभी चल रहा है, आप देख रहे कोविड-19 अभी हमारे दुनिया में ये सब चल रहा है, लेकिन हम ये एक्सपीरियंस अब कर रहे हैं, लेकिन ऐसा पहले भी आया है। कब आया था? मैं बीमारी की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीमारी की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक डिप्रेशन। मंदी छा गई थी, इकोनॉमिक पूरा स्लो डाउन हो गया था, कोई बना नहीं रहा था, कोई बेच नहीं रहा था। क्लियर हो गया आपको? तो इकोनॉमिक डिप्रेशन की बात कर रहा हूं, लेकिन ये दौर अभी जो आने वाला है, हम अभी 12th की बुक में पहले पेज में पढ़ रहे हैं। कितना अच्छा नॉलेज है आप देखोगे। तो इन द फर्स्ट पेज ऑफ इकोनॉमिक्स, फर्स्ट चैप्टर इटसेल्फ, वी आर डिस्कसिंग सच अ थिंग व्हिच इज हैपनिंग नाउ और व्हिच मे हैपन इन द कमिंग डेज। क्लियर हो गया आपको? 1 मिनट, समवन इज राइटिंग समथिंग। नहीं, इट्स ओके, ओके तस्मीर, इट्स ओके, कोई बात नहीं। सब लोग ध्यान दो, वो डिस्कनेक्ट हो गए थे, वापस कनेक्ट होने से मुझे एडमिट करना पड़ा उनको क्लासरूम में, कोई बात नहीं। चलो स्टूडेंट ध्यान दीजिए। तो द ग्रेट डिप्रेशन जो है ना, ये याद रखो, तुम इकोनॉमिक्स के अच्छे स्टूडेंट होने वाले हो, आपको ये सब बातें मालूम होनी चाहिए। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का दौर था, माइक्रो इकोनॉमिक्स, हर कोई माइक्रो एनालिसिस ही करता था इकोनॉमिक्स की। कब तक करता था दुनिया में? 1930 में जब डिप्रेशन आया तब तक करता था। उसके बाद लोगों ने इकोनॉमिक्स लोगों ने एनालिसिस चालू कर दिया, माइक्रो लेवल पे चालू कर दिया, फिर इंडिविजुअल देखा नहीं जाता था, एग्री कर भी स्टडी किया जाता था। तो अभी मैं थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे इस पॉइंट को समझाना चाहूंगा, एंड आई एम गोइंग टू एंड आफ्टर एक्सप्लेनिंग दिस पॉइंट। मैं यहाँ क्लोज करूंगा, लेकिन ये पॉइंट समझाऊंगा। तो डिप्रेशन एक वर्ड है, रिसेशन एक वर्ड है, ये क्या है और ये ग्रेट डिप्रेशन क्या है, आज के बाद आपको मालूम होना चाहिए ग्रेट डिप्रेशन क्या है। देखो मैं बोल चुका हूं, डिप्रेशन का मतलब ये कोई साइकोलॉजिकल बिहेवियर की बात नहीं कर रहे इंसानों की, ये इकोनॉमिक जो हालात हो गई थी, जब सब कुछ मंदी हो गई थी, ना माल कोई बना रहा था, ना कोई खरीद रहा था, ना कोई बेच रहा था, इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरा खत्म हो चुकी थी और बहुत कम हो गई थी। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट वाज हाईएस्ट ड्यूरिंग दिस टाइम। इसको ग्रेट डिप्रेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रोडक्शन खत्म हो गया था, सेल खत्म हो गया था, अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे था, सब में ज्यादा पीक पे था। क्लियर? पावर्टी सब में ज्यादा थी इस दौर में, और ये दौर चला फॉर 1 डिकेड। डिकेड का मतलब होता है 10 साल, ठीक है, 1929 से 1939 तक। ये बहुत बुरा दौर दुनिया के लिए था। ऐसा ही थोड़ा महसूस हो रहा है आजकल या पिछले 2-3 महीनों से, और इसका रिजल्ट तो अभी इकोनॉमिक हालात तो हमारे देखे नहीं अभी तक हमने, अभी सब घरों में है, ठीक है, लेकिन हो सकता है इसका बहुत एडवर्स इफेक्ट हो हमारी इकोनॉमी पे। ना हो अच्छा है, लेकिन होने के चांसेस भी है, कुछ नहीं कर सकते। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, तो उसको कहते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? जीडीपी कम हो जाती है। जीडीपी क्या है? अब जीडीपी सवाल आता है, व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये आपको 12th में है, 11th में भी थोड़ा था, 12th में डिटेल में है, 12th में पूरा चैप्टर इस पे है, नेशनल इनकम पे। क्लियर हो गया आपको? जीडीपी, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के 3 तरीके हैं फाइंड करने के पूरे कंट्री में। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, डिप्रेशन का मतलब जब जीडीपी गिर जाती है कंट्री में, जब जीडीपी नीचे आती है एंड इट लास्ट नीचे ही रहती है फॉर लॉन्गर पीरियड। अगर 1 साल से ज्यादा रहा, 6 महीने से ज्यादा रहा, सालों साल रहा, तो उसको बोलते हैं डिप्रेशन। जीडीपी अगर कम हो गई तो, गिर गई तो, कंटिन्यूस नीचे ही है। और रिसेशन किसको बोलते हैं? अगर 6 महीने या 6 महीने तक अगर जीडीपी गिरती रही, बढ़ नहीं रही, तो उसको रिसेशन बोलते हैं। और जीडीपी गिरने का मतलब क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, लोगों के जॉब छूट जाते हैं, पॉवर्टी आ जाती है, प्रोडक्शन नहीं होता है। पहले तो जीडीपी मतलब क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, तो 2 वर्ड समझना पहले, डिप्रेशन और रिसेशन। दोनों का मतलब यही है कि जीडीपी कंटिन्यूस नीचे गिरती है। डिप्रेशन में ज्यादा साल, ज्यादा टाइम के लिए, सालों साल, और रिसेशन में 6 महीने से ज्यादा, क्लियर हो गया? मिनिमम 6 मंथ अगर गिर गए तो बोल सकते रिसेशन। अब जीडीपी मतलब क्या? अब देखो, जीडीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर इकोनॉमिक्स में, और हम सीखने वाले हाउ टू कैलकुलेट जीडीपी इन इकोनॉमिक्स। ये हम 12th में इकोनॉमिक्स में सीखने वाले
In 12th economics, we are going to see, we are going to calculate, we are going to see in detail GDP क्या है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है. There are 3 methods to calculate GDP. There are 3 methods to calculate GDP. Total income कितनी हुई, ये एक तरीका है. साल भर में किसकी इनकम, ऑल द सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर. मतलब क्या, एग्रीकल्चर से कितनी इनकम हुई कंट्री में, मैन्युफैक्चरिंग से कितनी इनकम हुई, सर्विस सेक्टर से कितनी इनकम हुई, सबकी पूरे कंट्री में टोटल इनकम कितनी हुई. या तो इनकम से आप टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं जीडीपी, और इंक्लूडिंग मल्टीनेशनल कंपनी जो इंडिया में काम करते हैं उनके भी इनकम. तो सब मिला के इनकम, या तो इनकम से जीडीपी कैलकुलेट होता है, या तो टोटल खर्चा कितना सब लोगों ने किया उससे भी जीडीपी कैलकुलेट होता है. ठीक है, या टोटल कितना माल बनाया या सर्विस दिया. ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस. तो इन तीनों को मिला के या तो 3 में से एक तरीके से कैलकुलेट करते जीडीपी, या तो कितना प्रोड्यूस किया, कितना सर्विस दिया इससे, या तो इनकम वाइज, या तो एक्सपेंडिचर वाइज. इन तीनों में से टोटल कोई भी एक की कर लो. ठीक है, एक तरीका फॉलो करो एंड देन वी कैलकुलेट जीडीपी. और ये बढ़ते रहना चाहिए. अगर ये कंटिन्यूअस गिर रही है, इफ इट इज गोइंग डाउन, इसका मतलब प्रोडक्शन कम हो रहा है. प्रोडक्शन क्यों कम हो रहा है, क्योंकि लोग खरीद नहीं रहे. प्रोडक्शन से देखो, इनकम से देखो, एक्सपेंडिचर से देखो, लेकिन ये बढ़ना चाहिए. इफ इट इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग डाउन फॉर मोर देन 6 months, तो वो रिसेशन है. इफ मोर देन इयर्स, देन इट इज डिप्रेशन. और 10 साल तक चला था ऐसा, कब, उसको कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन, दुनिया में हुआ था. आई होप ऐसा ना हो, चांसेस अभी है. ठीक है, एंड यू नो द रीजन. ठीक है, थोड़ा एक चार्ट और देख लेते. वन चार्ट अगेन वी विल सी दिस. एक चार्ट और देख लेते स्टूडेंट्स, आपको समझाने के लिए मैंने एक चार्ट बनाया था. लेट्स सी. हाँ, डिप्रेशन वर्सेस रिसेशन. डिप्रेशन इज अ लॉन्ग टर्म जीडीपी फॉल और सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फॉल इन जीडीपी. रिसेशन क्या है, इज डिफाइंड एज जीडीपी फॉल. यहां भी जीडीपी गिर रही है, लेकिन अमॉन्ग्स 2 consecutive क्वार्टर्स. एक क्वार्टर 3 महीने का होता है. साल में हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर, 4 quarters. 4 quarters आर देयर, 3-3 महीने के एक क्वार्टर्स. तो 2 क्वार्टर्स कंटिन्यूअस अगर जीडीपी गिर रही है, देखो ये कौन फाइंड कर रहा है जीडीपी, कौन चेक करते हैं बेटा ये जीडीपी, ये इकोनॉमिक्स लोग करते हैं. ये इकोनॉमिक्स के स्पेशलाइज्ड जॉब होते हैं गवर्नमेंट में. ये गवर्नमेंट में जॉब्स होते हैं इकोनॉमिक्स के. ठीक है, कॉमर्स जिस तरीके से सब लोग कर रहे हैं, ये गलत तरीके से कर रहे हैं. ये सब आपको मालूम होना चाहिए. व्हेन यू आर स्टडीइंग, 11th में ही मालूम होना चाहिए, 12th में ही मालूम होना चाहिए. अभी आपके अटेंडेंस देखो कितने हैं, कितनी अच्छी बातें चल रही है, और स्टूडेंट्स कितने कम. क्लियर हो गया आपको. ठीक है, ये सब मिस कर रहे हैं आप लोग. और कैसे पढ़ेंगे, किसी तरह साल में पढ़ के पास होके निकल जाएंगे, कुछ मालूम ही नहीं रहेगा क्या जीडीपी है क्या है. ठीक है, अब आया है ना डिप्रेशन, आपके बुक में आया है. अरे इफ इट इज कमिंग इन ऑन द फर्स्ट पेज, यू शुड नो व्हाट इज ग्रेट डिप्रेशन. तो हमने पहले ग्रेट डिप्रेशन वर्ड पढ़ लिया टेक्स्ट बुक में फर्स्ट पेज पे, तो हमको जानना जरूरी था व्हाट इज ग्रेट डिप्रेशन. डिप्रेशन फिर क्या, किसको बोलते हैं, जीडीपी गिरने को डिप्रेशन बोलते हैं. तो जीडीपी, अब जीडीपी गिरने को रिसेशन भी बोलते हैं, जीडीपी कम होने पर रिसेशन भी बोलते हैं. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिप्रेशन एंड रिसेशन, ये भी जानना था. फिर जीडीपी है क्या, ये भी जानना था. फिर जीडीपी कैलकुलेट कैसे होती है, ये भी जानना था. बहुत अच्छी बात है कि 12th में एक डेडिकेटेड चैप्टर है, पूरा जीडीपी समझना है, लेकिन बात तो पहले पेज में की है, तो मुझे थोड़ा बहुत तो बताना ही पड़ेगा. जब बात करोगे तो तभी तो बात होगी. ठीक है, ओके. तो ये अगर 2 महीना मतलब 2 क्वार्टर अगर जीडीपी गिरती है, मतलब 6 महीने कंटिन्यूअस, तो उसको बोलते हैं रिसेशन है. ठीक है, और अगर साल गिरती है, सालों साल गिर रही है, तो उसको बोलते हैं डिप्रेशन है. डिप्रेशन हमेशा नहीं होता, डज नॉट हैपन फ्रीक्वेंटली. लास्ट टाइम कब हुआ था, 1929 में, 1930s में हुआ था. अब चांसेस थोड़ा 2020 में दिख रहे हैं. क्लियर, विच इज नॉट गुड. क्लियर, डिप्रेशन के लिए लंबा चलता है. ठीक है, इट लास्ट फॉर लॉन्गर टाइम. जहां तक इसका सवाल है रिसेशन का, ये ज्यादा नहीं चलता, ये और होता रहता है. ये ऊपर नीचे, कभी कभी बिजनेस 1 साल 6 महीने, कभी कभी रिसेशन आ जाता है. इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस साइकिल. मंदी आती है, फिर ऊपर आता है. ठीक है, इन्फ्लेशन होता है. इन्फ्लेशन मतलब चीजों की कीमत बढ़ जाती है. डिफ्लेशन मतलब चीजों की कीमत गिरती है. मंदी में चीजों की कीमत गिरती है. अच्छा जब दौर होता है तो चीजों की कीमत बढ़ती है, इन्फ्लेशन होता है. डिफ्लेशन मतलब गिरना. तुमको तो पता है, क्रूड ऑयल नेगेटिव प्राइस हो गया, 0 पे मिल रहा है पेट्रोल. हमको नहीं मिल रहा है, लेकिन इंटरनेशनल रेट 0 पे आ गया क्रूड ऑयल का. ठीक, तो ये सब चीजें इकोनॉमिक्स में सीखना है, समझना है.
अच्छे स्टूडेंट्स रहे, अच्छी तरह रोज आए, तो ये सब बातें सुन के हमारी पर्सनैलिटी फिर कॉमर्स की बनती है। नहीं तो फिर हम कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं, और कुछ भी फायदा नहीं होता कॉमर्स का ऐसा सीख के बिना नॉलेज के। ओके, डज नॉट हैपन फ्रीक्वेंटली, डिप्रेशन हमेशा नहीं होता है, नेचुरल अकरेंस, ये तो होता ही है, पार्ट ऑफ द बिजनेस साइकिल है, नीचे आता है फिर वापस डिमांड आता है, कंटिन्यू चलता है। लेकिन अगर खींचना नहीं चाहिए, अगर रिसेशन बढ़ जाता है तो क्या बन जाता है, हाँ डिप्रेशन बन जाता है, ठीक है, इकोनॉमिक डिप्रेशन। ओके, हैज अ सीवियर इंपैक्ट, इसका असर बहुत सीवियर होता है ऑन द इकोनॉमी इन द लॉन्गर रन, लंबे समय के लिए इकोनॉमिक हालात पे इसका बहुत बुरा असर होता है, क्योंकि बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, पॉवर्टी बढ़ती है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट होता है, इंपैक्ट होता है। जहां तक रिसेशन का सवाल है, इसका शॉर्ट रन होता है, 6 महीने 7 महीने 8 महीने में वापस चीजें स्टार्ट रोलिंग अच्छी तरह होना चालू होते हैं, तो प्रॉब्लम इतना नहीं होता है। थोड़ा बहुत जॉब्स कट होते हैं लेकिन ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। एक जोक है डिप्रेशन, और अभी क्योंकि आप अच्छे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, क्योंकि आप अच्छे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, अच्छे कॉमर्स के स्टूडेंट बन रहे माशाल्लाह, तो एक जोक भी आपको उससे रिलेटेड मालूम होना चाहिए। डिप्रेशन और रिसेशन में फर्क क्या है? डिप्रेशन और रिसेशन में फर्क क्या है? देयर इज एन ओल्ड जोक amongst economists that states a recession is when your neighbor loses his job. रिसेशन उसको बोलते जब आपका पड़ोसी का नौकरी जाती है, और डिप्रेशन उसको बोलते जब आपकी नौकरी जाती है। इंटरेस्टिंग, क्लियर हो गया आपको? अंडरस्टूड, क्योंकि आप पे भी असर होगा, ज्यादा असर होता है, क्लियर। तो रिसेशन किसको बोलते हैं? रिसेशन इज व्हेन योर नेबर लूजेस हिज जॉब, आपका पड़ोसी को जब नौकरी छूट जाती है। और डिप्रेशन मतलब क्या है? व्हेन यू लूज योर जॉब, द डिफरेंस बिटवीन द टू इज नॉट वेरी वेल अंडरस्टूड। अच्छा ठीक है, बाकी तो मैंने समझा दिया, जो बता दिया और पूरा डिटेल भी समझा दिया। तो इंटरेस्टिंग बात ये है, जीडीपी ये हम पढ़ने वाले हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं आने वाले चैप्टर में। बट ये था मेरा आज का लेक्चर। दिस वाज माय फर्स्ट पेज ऑफ इकोनॉमिक्स। आपको पता है इकोनॉमिक्स में व्हाट यू हैव टू राइट, यू मस्ट बी हैविंग, आपके पास पीडीएफ होगा, बुक कीपिंग का भी पीडीएफ होना चाहिए आपके पास, सॉफ्ट कॉपी होना चाहिए, और इकोनॉमिक्स का भी। नहीं है तो प्लीज राइट मी व्हाट्सएप में, मैं आपको भेजता हूँ। क्लियर हो गया आपको? मैं आपको भेजूंगा। तो आपको बताया मैंने अकाउंट्स में कल क्या रेडी करके रखना है, और इकोनॉमिक्स में आपको क्या रेडी करके रखना है। एक पोल मुझे देखने दो, एंड लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड टुडेस इकोनॉमिक लेक्चर। ओ सॉरी, मैं रीलॉन्च कर रहा हूं। यस, हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इकोनॉमिक्स टुडेस लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर? गुड, वेरी गुड।